तो आज हम लोगों का ये डिस्कशन होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का। आज के ये जो टॉपिक बनेगी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में, ये इसमें ये पहला वीडियो सिंथेसिस का जाने वाला है आप लोगों के पास। तो आज का जो ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है सिंथेसिस, क्योंकि बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो इनके समझ में क्या है सिंथेसिस, किस तरीके से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सर ये बड़ा कठिन होता है। तो आज इस जो ये बैठा हुआ दिमाग में कठिन शब्द है, ये इजी वे में धीरे से निकल जाएगा। तो इस हमारे चैनल को एजुकेशन यात्रा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम लोग शुरू करते हैं सिंथेसिस के बारे में। देखिए सिंथेसिस होता क्या है कि कोई भी दो हो, दो से अधिक सेंटेंस हो। हाँ, अगर इस तरीके के सेंटेंस है टू आर मोर देन टू, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, अगर मान लीजिए ऐसे सेपरेट सेपरेट सेंटेंस हैं, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, जितना भी हो सके, उन सेंटेंसेस को, उन जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस को आप क्या करेंगे, उसको मिला करके विद द हेल्प, आप बहुत सारे ऐसे हैं हाँ कि उसके हेल्प से, रुक जाइए थोड़ा कॉलर सही कर ले भैया, ठंडी मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो सेंटेंसेस को उन सारे सेंटेंसेस, ठीक, उससे मिला करके, तीनों सेंटेंस हैं, चार सेंटेंस हैं, दो हैं, ठीक, उसको मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना, वही सिंथेसिस का काम होता है। अगर अब ये लिखना पड़े तो अच्छी बात नहीं है, ये समझ में आ गया होगा कि सिंथेसिस होता क्या है। मीन्स दो या दो से अधिक सेंटेंस, टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस, उसको एक में मिला करके एक सेंटेंस तैयार कर देना ही सिंथेसिस का काम होता है। अब आते हैं इसमें ये किस तरीके से, देखिए इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये तीन में बनता है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तीनों का होता है सिंथेसिस। तीनों सेंटेंस हम बनाएंगे, सिंपल भी बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा इसको भी बताएंगे, कंपाउंड कैसे। तो पहले आज इसी के बारे में पूरा एक्सप्लेन, एक एक पॉइंट कहीं से छूटेगा नहीं। बात होती है बच्चों के दिमाग में रहता है कहीं ना, अभी ये नाम आएगा इसीलिए इससे पहले ही हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब के बाद क्या कर लेते हैं, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको बताना पड़ेगा तो भूल जाएगा। और इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बता रहे हैं। देखिए जो वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखते जाइए। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन द्वारा अनुशासित होता है, उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल भी अभी समझा रहे हैं। देखिए हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम जिससे ना हो,
इसलिए मैंने हिंदी में इसको लिखा है। इंग्लिश वाले तो समझ ही जाते हैं कि व्हिच वर्ब, हाँ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन, जेंडर, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के पर्सन के अनुसार वो काम करता है वो फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये बेचारे हिंदी वाले कहाँ जाएंगे, इनको भी तो कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्स लिखा है कि जिससे इंग्लिश वाले भी इसको बड़े आसानी से समझ लें, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे कोई तैयारी करने वाला हो, कोई भी स्टेट बोर्ड एकेडमिक कुछ भी हो, ये काम करेगा। एक सिंपल लाइन में हमने क्या लिखा कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन द्वारा अनुशासित हो, अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन, जेंडर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, क्यों, मात्र समझाने के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट किस में है, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर हो गया। और वर्ब क्या लगा है, देखिए वर्ब में यस ऐड है, इट मीन सिंगुलर वर्ब। बात क्लियर हो गया। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नंबर का है सब्जेक्ट तो उसके साथ सिंगुलर। अगर मान लीजिए ईयर है, अब देखिए ये प्लूरल हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। और वर्ब किस में है, ये भी प्लूरल है। एक पैटर्न आपका ये बन गया। और अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा तो इसमें ये सारी चीज़ बताए गए हैं, मेरे वीडियो में है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा डिटेल स्टडी मैंने कराया है उस पर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। क्लियर। तो ये समझ में आ गया कि भाई जिसके अनुसार जो सहमत होता है, जैसा है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी। इसीलिए मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन द्वारा अनुशासित होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दूसरा इसी पे बताते हैं। अब देखते हैं देखिए फॉर्मेशन ऑफ, ये हेडिंग दे रहे हैं ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, यही है। पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस, इसको लिख दे रहे हैं। दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस,
हो गया। वो संयुक्त माने जोड़ करके, यहाँ हिंदी में शुद्ध हिंदी है वो संयुक्त, ये जोड़कर के हो गया। जो सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस यहां लिख दे रहे हैं बनेगा, अभी आ रहा है देखिएगा, इसमें एक ही फाइनाइट आ गया ना, फाइनाइट का नाम, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए या होना चाहिए। क्लियर? ये इसी चीज को, इसीलिए मैंने फाइनाइट को पहले बता दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिखा कि सिंपल फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। फॉर्मेशन मीन्स होता है हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मेक, कैसे बनाना है। 2 सेंटेंस है, 3 है, 4 है, एक पूरा पैराग्राफ है, डजेंट मैटर। 2 या 2 से अधिक लिखा गया है, सिंपल सेंटेंस को जोड़कर मैंने संयुक्त कर जो सिंपल सेंटेंस बनेगा उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगा। क्लियर? अच्छा, अब इसको बनाने के लिए देखिए कई तरीका होता है। पार्टिसिपल का यूज होता है, इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज होता है, जेरेंड का यूज होता है। तो पहले हम पार्टिसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टिसिपल, यूजिंग पार्टिसिपल। रूल फर्स्ट, यूजिंग पार्टिसिपल। अच्छा, पार्टिसिपल को अगर डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इट विल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो गया। एक यहां से करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा हो गया, और तीसरा हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? जो हमने लिख दिया कि यूजिंग पार्टिसिपल डिवाइड किस में किया, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल में, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज हो रहा कि पार्टिसिपल होता क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। इसको ये तो जानना चाहिए कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो देखिए इसको लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है जो वर्ब, लिखते जाइए जो वर्ब, या ऐसे वर्ब कर देते हैं इसको, ऐसे वर्ब्स इस तरह। अब यहां लिखेंगे जो वर्ब, ठीक, तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। करता है या करे, उसे उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर?
ये भी समझ में आ गया कि पार्टिसिपल होता क्या है, क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूजन बना हुआ था। अब ये भी समझ में आ गया। स्टेप वाइज देखिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होते जा रहा है। जैसे जब आप फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस करते तो उसमें एक नाम आ गया ये फाइनाइट वन, दूसरा मार्कर यहां देखिएगा, ये फाइनाइट, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, मीन्स अकॉर्डिंग टू नंबर पर्सन जेंडर के अकॉर्डिंग वो अपना वर्ब काम करता है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या रखा, कितने होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड हो गया, तीसरा कॉम्प्लेक्स, या पहले कंपाउंड कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स कर दीजिए, कंपाउंड कर दीजिए। अब ये तो 3 सेंटेंसेस थे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। अब आ जाइए फॉर्मेशन में, ये पहला स्टेप है, रूल नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिएगा, यूजिंग पार्टिसिपल। तो ये समझ में आना चाहिए कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो हमने लिख दिया कि कोई भी वर्ब्स हो जो एडजेक्टिव का भी काम करे और वर्ब का भी काम करे, वही उसका पार्टिसिपल होता है। हमने डिवाइड भी कर दिया कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, एक पास्ट हो गया और तीसरा परफेक्ट हो गया। अब ये भी क्लियर हो गया होगा। लगाना कैसे है उससे पहले कुछ और रूल हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्यों, क्योंकि गलती हो सकती है। आइए देखिए, अगर सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, यदि एक सेंटेंस में इज, एन, आर, वॉज, वर, इसको एक ब्रैकेट में अगर कहा जाए तो कहते हैं कि बी फॉर्म है, ठीक। जैसे वर्ब का ही प्रयोग हुआ है, तो उनकी जगह बीइंग, हमने लिखा क्या, बी और आईएनजी हो गया बीइंग का प्रयोग करके नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक, अब इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, कहीं ना कहीं मिस जरूर करेंगे अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो। फ्री का है, कुछ करना नहीं है आपको, खाली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसी में है, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक। तो इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। यदि एक सेंटेंस में, कोई एक सेंटेंस हो, फर्स्ट हो, जैसे अभी आएगा तो यहाँ बताएंगे सेपरेट में, ए बी सी कुछ भी, अगर बी फॉर्म दिया है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये चारों में से, 5 में से 5 ऐसे वर्ब्स हैं, अगर किसी भी एक सेंटेंस में दिख गए तो जब आप कंबाइन कर रहे हो सेंटेंस को तो वो स्टार्ट किससे होगा, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, बीइंग का यूज हो जाएगा, और बीइंग का यूज करके तभी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसका कंबाइन करेंगे सेंटेंस का, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका दूसरा पहचान सिंपल का, देखिए सिंपल सेंटेंस हमेशा एक सब्जेक्ट रखता है,
अभी देखिएगा इसमें, इसको लिख देते हैं फिर बताते हैं। चलिए लिखते जाइए, इसको भी लिखते जाइए, इसको पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए सिंपल सेंटेंस, इसको आइडेंटिफिकेशन समझ के चलिएगा। जो सिंपल सेंटेंसेज होते हैं सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही होता है। ठीक। दूसरा, लेकिन फाइनाइट वर्ब भिन्न होते हैं। भिन्न मीन्स अलग अलग। ठीक। और मान लीजिए, ये तो मैंने लिख दिया, कहीं सब्जेक्ट अलग अलग हो जाए तब क्या होता है, तब ये नियम लागू नहीं होगा जो हम बता रहे हैं। मान लीजिए सेंटेंस में एक में ही दे दिया, एक में सी दे दिया, एक में इट दे दिया, एक में दे हो, तो ये चीज वहां पे लागू नहीं होगा। अब देखिए आपको करना क्या है। सेंटेंस आप मान लीजिए फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, सेपरेट से कंबाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ इस पे ध्यान दीजिएगा। इसको दूसरे मार्कर से लिख रहे हैं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिखते जाइए। ध्यान देना यही है, कौन सा कार्य, कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। ठीक। अब अगर ये पता लगा लिए कि कौन सा कार्य पहले और सॉरी सर्दी का है और ये सारा असर किया है, तो ध्यान दीजिए कौन सा कार्य बाद में हुआ। जब ये दोनों पता लग गया है तो करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है। पहले मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए दो सेंटेंस दिए गए हैं, दो तीन सेंटेंस दिए गए, सेंटेंस को आपने रीड किया तो उसमें लगेगा कि पहले ये वर्क हुआ है, फिर दूसरे में ये, तीसरे में। तो जो सेंटेंस पहले सबसे पहले ये दिखा है कि यही मेरा वर्क पहले हुआ है, उस सेंटेंस को आपको उठाना है। इसीलिए मैं लिखा कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ या जो कार्य पहले हुआ, समाप्त हटा दीजिए, जो कार्य पहले हुआ है, थोड़ा नजदीक, जो कार्य पहले हुआ है, ये क्लियर रहेगा। ठीक है। उसको दिखाने वाले फाइनाइट वर्ब, अब बताना नहीं पड़ेगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब को किसमें बदल देंगे, पार्टिसिपल में
बदल देते हैं, बदल देते हैं। पहला ये हो गया। अब देखिए जो कार्य या क्रिया अंत में हुआ उसे फाइनाइट वैसे रहने देते हैं। इसको भी लिख लीजिए, तथा जो कार्य या क्रिया, समझ रहे हैं ना, क्रिया अंत में हुआ हो उसे फाइनाइट रहने देते हैं, रहने देते हैं। अब इस पे थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिएगा। देखिए हमने ये पहचान बताया कि मान लीजिए सेंटेंस 2 है, 3 है, 4 है, जैसा भी सेंटेंस हो, तो आपको पहले क्या पता लगाना है, पहले ये पता लगाना कि कौन सा कार्य इसमें पहले हुआ। ठीक, जब ये पता लगाए और फिर उसके बाद कौन सा कार्य बाद में, तो जो कार्य पहले हुआ है वो उस सेंटेंस मीन्स उसको दिखाने वाला जो सेंटेंस है या उस सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब है, इसी का विशेष महत्व है। इस फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल पे बदल देंगे, यहां जो हमने लिखा है, तथा जो कार्य या क्रिया अंत में हुआ हो उसे फाइनाइट रहने देते हैं, सेम वैसे रहने देंगे। इसको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं इसको। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है। समझ लीजिए कि आप लोगों के कहीं ना कहीं एक जीवन में कभी भी काम आ जाएगा। इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। ये जो रूल मैंने लिखा है, ये सेंटेंस, ये अगर मान लीजिए इज एम आर वाज वर ऐसा सेंटेंस मिल जाए आपको, पहले भाई इसी का एग्जाम्पल समझाना है आपको, तो इसको ध्यान से सुनिए। एक सेंटेंस ले रहे हैं, सेपरेट, इसको सेपरेट समझिएगा। सेपरेट में ए मैंने बना दिया, इसको लिखा ही इज वेरी वीक, ये एक पहला सेंटेंस। दूसरा एक सेंटेंस बन गया, ही कैन नॉट, कहां से आवाज आया, ही कैन नॉट गो अलोन। अब देखिए इसको जब हम कंबाइन करेंगे, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया है समझाने के लिए। हमने क्या लिखा था कि कोई भी सेंटेंस हो अगर वो इजेमार से रिलेट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे आप सेंटेंस को कंबाइन करने जा रहे हैं तो पहले आपका क्या रहेगा, बीइंग। यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, जो कार्य पहले हुआ। अब देखिए पहले देख लीजिए, ही इज वेरी वीक, he cannot go alone, फुल स्टॉप। सेंटेंस तो अपने आप बता रहा है। दूसरा रीजन है पहले का, इट मीन्स ये पहले शो कर रहा है ना। तो अगर इज एम आर है, इज एम आर वाज वर, ये 5 शब्द दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, जब स्टार्ट कर रहे हो तो उसके जो कार्य पहले समाप्त होगा उसके पहले आप क्या करेंगे, बीइंग। कहाँ मैंने लिखा बीइंग, यहां देखिए बीइंग हो गया। अब इसका उसके बाद मैंने क्या कहा है, ही इज। अब दूसरा एक और पहचान देखिए, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, एक ही होता है, यहां पे भी ही और यहां पे भी। हमने कह भी दिया है कि अगर भिन्न भिन्न है मीन सब्जेक्ट अगर डिफरेंट है तो उसका ये फॉलो नहीं होगा, उसके लिए अलग बताएंगे अलग वीडियो में। आज पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं।
तो हमने क्या लिखा, ही इज वेरी वीक, और उसके बाद क्या, ही कैन नॉट गो अलोन। तो बीइंग वेरी वीक, पहले इसको आप लिख लीजिए, बीइंग वेरी वीक, ये हो गया। और मैंने क्या कहा, एक ही सब्जेक्ट उठाएंगे, ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, एक ही आपको लिखना है। और कहा गया, यहाँ जो कार्य या क्रिया अंत में हुआ है उसे फाइनाइट ही रहने देते हैं, मतलब उसमें बीइंग ऐड नहीं होता है। तो आप लिखोगे ही कैन नॉट गो एलोन, फुल स्टॉप। और एक चीज ध्यान सुनिएगा, इसको बच्चे गलत करते हैं बहुत, ये कैन नॉट अलग अलग नहीं लिखा जाता है। कभी भी आप इंग्लिश में कैन नॉट अलग मत लिखिएगा, या कांट कर दीजिए, या लिखना है तो पूरा कैन नॉट तो भी जैसे मैंने लिखा है। ये देख लीजिए एक और एग्जाम्पल इसी से रिलेट करते हुए, देखिए यहाँ पे ए, इट वॉज संडे, बी नंबर आपका हो गया। ये सब एग्जाम्पल है, चूंकि इसको इरेज करना नहीं है, आपको समझाना है इसलिए। दूसरा क्या है, हमारे यहाँ संडे में मार्केट क्लोज रहती है, तो हम लिख दे रहे हैं द मार्केट वॉज क्लोज्ड। अब देखिएगा, एक यहाँ पे डिफरेंट है, एक इट है, एक द मार्केट है। जब ऐसा रहेगा तब उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे बीइंग का ऐड नहीं होगा, होगा इट, पहले सब्जेक्ट यही रखा जाएगा। ये कंबाइन है, ध्यान दीजिएगा, कहीं मिलेगा नहीं। इट बीइंग, क्या करेंगे, इट बीइंग वाज गया घर अपने, संडे, इट बीइंग, क्यों, हमारे यहाँ बंद रहता है तो क्या करेंगे, द मार्केट वॉज क्लोज। मौज आ गया कि नहीं आया, देखो इट वॉज संडे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है, तब उसके लिए देखिए कैसे लगाया हमने, इट पहले रख दिया, वाज के प्लेस पे उसमें फाइनाइट हमने क्या किया है, बीइंग का प्रयोग कर दिए, बीइंग हो गया, संडे यहाँ हो गया, फिर इस सब्जेक्ट को जो डिफरेंट, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, द मार्केट यहाँ रख दिया, ये जो बी फॉर्म मीन्स वाज यहाँ है, और क्लोज्ड का क्लोज रख दिया। इसको नोट डाउन कीजिए। चलो तो फिर इसी पे एक और दो एग्जाम्पल और देते हैं आपको, जिससे समझ में आ जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री। दूसरा सेंटेंस बी नंबर, I took my food, I took my, यही है। देखिए बैकग्राउंड में अगर आपको कोई म्यूजिक चल रहा होगा तो उसका आनंद लीजिएगा पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि मौसम गाने बजाने वाला चल रहा है, तो एकदम आनंद के साथ पढ़िए। अब इसको हम कंबाइन कर दे रहे हैं, क्या लिखा है, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। तो इसमें पहले सबसे आपको बताना है कौन सा कार्य पहले हुआ। ये इसको फीलिंग आई ना कि पेट में चूहा कूद रहा है, तो इट मीन्स पहले हंग्री, यही कार्य सबसे पहले हुआ। और देखिए अब दूसरा क्या देखना है, पहले जो कार्य हुआ इसको, उसके बाद देखना कि सब्जेक्ट सेम है कि नहीं, दिख रहा है, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई। तो करेंगे क्या, हमने क्या कहा कि जो कार्य सबसे पहले, उसी के सेंटेंस में हम बीइंग, क्यों, क्योंकि वाज लगा है, पहले याद इसी को खत्म करते हैं।
बीइंग हो गया। अब देखो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जिसका संबंध रिलेशन मीन्स अगर ऑब्जेक्ट से है तो उसको ऑब्जेक्ट की ही बात करेंगे। इसको भी हम नोट डाउन करवा रहे हैं, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री कामा, और इसको सीधा सीधा वैसे रख दीजिए। सेकंड फाइनाइट को यहाँ हमने लिखा दी है, उसे फाइनाइट रहने देते हैं। तो आई टुक माई फूड। क्लियर। अब एक कहाँ समझाएं, एक कितने में समझा देते हैं। देखिए दिया है शी वाज, थक गई, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, ये पहला सेंटेंस। दूसरा इसने क्या कहा, सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। हो गया। अब इसमें करना क्या है, इसको जब आप कंबाइन करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि वाज लगा है, और जब वाज लगा है तो बीइंग आपको कुछ बिना सब्जेक्ट सेम है तो आप पहले बीइंग ऐड कर लीजिए। हो गया। ये यहां से यहां तक लिख डालिए, ऑफ वॉकिंग, कामा कर दीजिए। और ये जो रेस्ट सेंटेंस है, क्योंकि स्पेस है नहीं और मैं मिटाना नहीं चाह रहा था इसको, तो इसको ये यहाँ पे आप सेम सी यहाँ आ गया, ले यहाँ आ गया, डाउन यहाँ आ गया, टू टेक रेस्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत कंजूसी हो रही है, इसको हटाइए, जल्दी जल्दी कीजिए इसको।